हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग और ऊंचाई और दूरी। तो जो भी व्यक्ति चैप्टर 8 पढ़ लिए हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति एक बार और पढ़ लीजिएगा, तभी इस चैप्टर को पढ़िएगा तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। कुछ त्रिकोणमिति के विषय में ही हम लोग समझते हैं। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति क्या है? तो ट्राइगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का 3 शब्द ट्राई, गोन और मेट्रॉन से हुआ है। मेट्रॉन से हुआ है, जहां ट्राई का अर्थ 3, गोन का अर्थ भुजा या कोण, जबकि मेट्रॉन का अर्थ मापन होता है। मेट्रॉन का अर्थ मापन होता है। इस प्रकार त्रिकोणमिति में हम लोग 3 कोणों का मापन या 3 भुजाओं के मापन का अध्ययन करते हैं। यानी त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्राई, गोन और मेट्रॉन से हुई है, जहां ट्राई का अर्थ 3, गोन का अर्थ भुजा या कोण, मेट्रॉन का अर्थ मापन होता है। इस प्रकार त्रिकोणमिति में हम लोग किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन या तीनों भुजाओं के मापन का अध्ययन करते हैं। और इसमें किस त्रिभुज का हम लोग अध्ययन करते हैं? तो मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? त्रिकोणमिति के जनक हिपार्कस, हिपार्कस नामक गणितज्ञ, जो यूनान के व्यक्ति है। यूनान देश के हिपार्कस नामक गणितज्ञ है, जिन्हें त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। तो इस त्रिकोणमिति में हम लोग मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, जिसका नाम है ABC, और यहाँ पे यह कोण 90 डिग्री है, तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में जो समकोण होते हैं उसके सामने को भुजा को कर्ण कहा जाता है, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा। शेष 2 भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। लंब और आधार कहते हैं। लंब और आधार थीटा पर निर्भर करते हैं। जैसे देखिएगा, यह हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें समकोण के सामने की भुजा को कर्ण और थीटा पर निर्भर करते हैं लंब और आधार। थीटा पर निर्भर करते हैं लंब और आधार। तो यह थीटा हो गया। थीटा कोण को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब, और जो बच गया शेष उसे आधार कहते हैं। ऐसा ही अगर हम यहां बनाएं, इसको थीटा दे दिए तो इसके सामने की भुजा को लंब और इसको आधार, और समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते
है, हाइपोटेनस कहते हैं। इस यहाँ से 2 पॉइंट हम लोग समझे। सबसे पहला पॉइंट कि समकोण के सामने के भुजा को समकोण कहे तो 90 डिग्री, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये समझे कि लंब और आधार थीटा पर निर्भर करते हैं, लंब और आधार थीटा पर निर्भर करते हैं, थीटा पर निर्भर करते हैं। तीसरा पॉइंट ये समझे कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब यह हुआ, यहाँ थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब यह हुआ, और शेष जो एक बच गया वह आधार कहलाती है। आइए अब इसी में समकोण त्रिभुज से ही संबंधित एक पाइथागोरस प्रमेय है, उस प्रमेय को हम लोग समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यह प्रमेय क्या कहता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, उसे ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या है, इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, योगफल के बराबर होती है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर है। यही है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको अंग्रेजी में कर्ण के लिए H, लंब के लिए P और आधार के लिए B लिखते हैं। तो यहाँ से अब एक फॉर्मूला हो गया H² बराबर P² प्लस B²। अब इसी से हम लोग 3 और 3 से 6 फॉर्मूला बना रहे हैं। सबसे पहला H² बराबर P² प्लस B²। दूसरा है, ये पहला लिख दिए। इसी में अगर हम लोग को P निकालना रहता तो इस B को H के तरफ भेजते तो H² माइनस B² हो जाता, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, अगर हम लोगों को B निकालना रहता तो B² बराबर P को उधर भेजते तो H² माइनस P² बराबर B²। इसी का दूसरा देखिए, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यहाँ रूट अंडर P² प्लस B²।
यहाँ पर भी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होते हैं। अब हम लोगों को कुछ जरूरत पड़ने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सुनिए आप लोग, टोटल 6 अनुपात है, जिसमें से आप 3 को याद कर लेते हैं तो उसी के विपरीत 3 याद हो जाएगा। तो आइए 3 को पहले हम लोग समझते हैं, और 3 को याद करने का ट्रिक भी बहुत आसान है। सबसे पहला है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ल। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटा आधार। और इसको याद रखने का बहुत आसान ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तौले। अब इसको आप इसी ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या याद रखिएगा? लंब बटा कर्ल साइन थीटा, आधार बटा कर्ल कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। अगर यह 3 आप याद कर सकते हैं और कर लेते हैं तो इसी के विपरीत करके 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3 इसके विपरीत में कौन? साइन के विपरीत कॉसेक, कॉसेक थीटा एच बटा पी। कॉस के उल्टा सेक थीटा कर्ल बटा आधार, और टेन के उल्टा कॉट थीटा आधार बटा लंब। यह चौथा, पांचवा, छठा। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसका प्रयोग हम लोगों को त्रिकोणमिति में भी और त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग जो ऊंचाई और दूरी चाहता है इसमें भी करना है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या बतलाया है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। या आप यह भी याद कर सकते हैं, एक संस्कारी बेटा और पियकर बाप पर। देखिए, एक पियकर बाप है और संस्कारी बेटा है। संस्कारी बेटा कहते हैं अपने पापा से, पापा बियर पियोगे? और बाप कह रहे हैं हाँ हाँ बेटा। तो यह भी ट्रिक बैठ रहा है, पापा बियर पियोगे? तो हाँ हाँ बेटा। उस सबसे आसान यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। इसी पर याद रखिएगा। 3 याद कर लीजिए, 3 याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग को यहाँ चैप्टर पढ़ना है, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। तो ऊंचाई का मतलब होता है एक तरह का लंबाई ही ऊंचाई है। दूरी क्या है? तो किसी पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, किसी पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और इसमें हम लोग को समझना है सबसे पहले क्षैतिज रेखा के विषय में, फिर उदग्र रेखा के बारे में, फिर दृष्टि रेखा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्षैतिज रेखा के विषय में। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या है? तो वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के सापेक्ष होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के सापेक्ष हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। वैसी रेखा, वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के सापेक्ष होती है, पृथ्वी तल के सापेक्ष होती है, पृथ्वी तल के सापेक्ष होती है, सापेक्ष होती है, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, उसे क्षैतिज रेखा
कहते हैं। क्षैतिज रेखा इस प्रकार होंगे, अगर इस प्रकार रेखा होंगे इसे क्षैतिज रेखा हम लोग कहेंगे। क्षैतिज रेखा ये कैसी रेखा है? तो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज याद रख सकते हैं, 6 से छत और छत भी इसी तरह होंगे, तो क्षैतिज रेखा हो गया। क्षैतिज रेखा को ही हम लोग परी रेखा भी कहते हैं। परी रेखा, परी रेखा का मतलब हो गया इस प्रकार जो पड़ा हुआ है उसको परी रेखा भी कहते हैं। तो ये हम लोग पहला समझ लिए क्षैतिज रेखा क्या है। आइए दूसरा समझते हैं उदग्र रेखा के विषय में। उदग्र रेखा, उदग्र रेखा, उदग्र रेखा क्या है? तो वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के सापेक्ष लंबवत होती है, उदग्र होती है, उसे उदग्र रेखा कहते हैं। वैसी रेखा, वैसी रेखा जो पृथ्वी तल के सापेक्ष, पृथ्वी तल के सापेक्ष, पृथ्वी तल के सापेक्ष, पृथ्वी तल के सापेक्ष लंबवत होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है, उसे उसे उदग्र रेखा कहते हैं। उसे उदग्र रेखा, उदग्र रेखा कहते हैं। उसे कैसी रेखा कहते हैं? तो उदग्र रेखा कहते हैं। देखिए जितने भी इस तरह का रेखा होंगे वह सभी का सभी उदग्र रेखा कहलाते हैं। इस तरह का रेखा उदग्र रेखा कहलाते हैं। इसको कहेंगे हम लोग उदग्र रेखा। और इसी को अब कह सकते हैं आप खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, क्योंकि यह खड़ा है तो खड़ी रेखा इसी को ही कहते हैं। अगला अब हम लोग को समझना है